Hello, students. I am again back with part 3 of chapter number 10, the Mughal Empire. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा आज हम पढ़ेंगे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर औरंगजेब को। औरंगजेब के बाद भी मुगल डायनेस्टी कंटिन्यू रहती है बेटा, पर औरंगजेब के बाद जो मुगल रूलर्स थे उन्हें हमने लेटर मुगल्स कहा है। ठीक है बात। तो मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन औरंगजेब की डेथ के साथ चालू हो जाता है। औरंगजेब की रीन में ही चालू हो जाता है, पर औरंगजेब की डेथ के बाद तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि अब ये डायनेस्टी ज़्यादा दिन तक बहुत बड़े एरिया में सरवाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो औरंगजेब थी लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। इसके बाद वाले मुगल्स को हम क्या कहते हैं? लेटर मुगल्स। औरंगजेब ने रूल करना स्टार्ट किया था 1658 से और एंड हुआ इनका रूल 1707 में, जब औरंगजेब की डेथ होती है। तो बेटा रफली रफली क्या अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स रूल किया हमारे औरंगजेब ने। औरंगजेब रूल नियरली 50 ईयर्स, 50 साल लगभग रूल किया औरंगजेब ने। ये एक सीजन जनरल थे। यहाँ पे सीजन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, बहुत ही अनुभवी जनरल थे। जब इनका रूल चल रहा था तब मुगल डायनेस्टी अपने पीक पर थी। ठीक है, एट इट्स हाइट ऑफ इस रूल, जब इनके रूल की हाइट थी तो मुगल एम्पायर इस हद तक फैल गया था कि पहले कोई कभी सोच नहीं सकता था। ठीक है, कश्मीर नॉर्थ में से कावेरी साउथ तक, नॉर्थ में कश्मीर से स्टार्ट होके साउथ में कावेरी रिवर पे खत्म हो रहा था। मैं वही बोल रही हूँ कि 50 साल इन्होंने रूल किया, और जब इनकी रीन की हाइट थी उस टाइम में इन्होंने बहुत बड़े एरिया के ऊपर रूल किया, कश्मीर से लेके कावेरी तक, और काबुल, वेस्ट में काबुल से लेकर के ईस्ट में चिट्टगांग तक इनका रूल था। समझ में आ रही है बात? काबुल टू चिट्टगांग, कश्मीर टू कावेरी, इतने बड़े एरिया में रूल किया हमारे औरंगजेब ने। He, however, reversed Akbar's policy of religious tolerance। पर ये जो अकबर की पॉलिसी थी ना, धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस को हिंदी में बोलते हैं धार्मिक सहिष्णुता, उसे इन्होंने रिवर्स किया। ठीक है, इन्हें हम एंटी हिंदू कह सकते हैं। ठीक है, प्रो मुस्लिम एंटी हिंदू। तो इन्होंने अकबर की जो रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी थी उसे रिवर्स कर लिया, और अपने जो लास्ट डे थे रीन के सिर्फ इस बात में लगा दिए कि रिबेलियन को सप्रेस करना है, रिबेलियन को सप्रेस करना है, रिबेलियन को सप्रेस करना है। देखो, आप अपने एम्पायर को फैलाते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं। एक्चुअल में आप रूल किसके ऊपर कर रहे हैं? हिंदूज के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर रहे हैं, पर फिर आप ऐसी पॉलिसी बना देते हैं जिससे हिंदू को एलिनिएटेड फील होने लगे। एंटी हिंदू पॉलिसी जब आप बनाने लगते हो तो रिबेलियन तो हो गई। अकबर के टाइम पे नहीं होता था क्योंकि उसकी पॉलिसी एंटी हिंदू नहीं थी, औरंगजेब की पॉलिसीज एंटी हिंदू थी। तो जो लास्ट रीन के जो ईयर्स थे किसके? औरंगजेब के, उसमें सिर्फ उसने रिबेलियन को सप्रेस किया है। मतलब हम बोलते हैं ना, एक तो स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल गवर्नेंस, वो चीज नहीं थी औरंगजेब के टाइम में। अब यहाँ पर भी देख सकते हो कितने बड़े पार्ट में रूल था भाई औरंगजेब का। ठीक है, कश्मीर टू कावेरी, काबुल, ये रहा काबुल टू चिट्टगांग। क्या यहाँ पर लास्ट पढ़ा हमने? सॉरी। अब इनकी रिलीजियस पॉलिसी को हम पढ़ेंगे, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी को। तो जो औरंगजेब थे वो एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम थे। कैसे मुस्लिम थे औरंगजेब? सुन्नी मुस्लिम थे। ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम थे। इनकी जो पर्सनल लाइफ थी, ठीक है, हिज पर्सनल लाइफ एंड ऑस्टेरिटी वॉन हिम द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम क्लर्जी। देखो, इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा था। इनकी जो ऑस्टेरिटी थी, मतलब जो कठोर, जो एक संयमी जीवन ये जी रहे थे, इसकी वजह से जो मुस्लिम क्लर्जी थे वो इन्हें बहुत पसंद करते थे। हु कॉल्ड हिम जिंदा पीर। और इसी वजह से औरंगजेब को जो मुस्लिम क्लर्जी थे वो जिंदा पीर कहते थे। लिविंग सेंट मतलब संत भी हैं जो जी रहे हैं, ठीक है, और राजा का रोल भी प्ले कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों था एक्चुअल में? आज जब हम हिस्ट्री के वर्जन्स पढ़ते हैं तो बेटा हिस्ट्री कुछ और बोलती है।
पर ठीक है, अभी हमारे बुक में, हमारे सिलेबस में ऐसा कहा गया, तो आप इसी बात को ध्यान में रखें कि औरंगज़ेब की जो पर्सनल लाइफ थी, उनकी जो ऑस्टेरिटी थी, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में जो डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन करके रखा था, उस वजह से जो मुस्लिम क्लर्जी थे वो उन्हें जिंदा पीर कहते थे, लिविंग सेंट कहते थे। 1669 में इन्होंने नए टेम्पल्स बनाने से मना कर दिया। इन 1669 ही फोरबेड द बिल्डिंग ऑफ न्यू टेम्पल्स, बिल्कुल नहीं बनेंगे। इन्होंने जिजिया टैक्स को रीइम्पोज किया। ही रीइम्पोज द ओल्ड हेटेड जिजिया पोल टैक्स। पोल टैक्स मीन्स इफ यू आर लिविंग अंडर अ मुस्लिम रूलर एज अ हिंदू देन यू हैव टू पे जिजिया, मतलब नॉन मुस्लिम्स देते थे जिजिया टैक्स। अकबर ने इसे बंद करवा दिया था, औरंगजेब ने इसे वापस चालू करवाया। इवन 1669 में इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई कोई टैक्स, कोई नया टेम्पल नहीं बनेगा। हिंदूज को जिजिया देना पड़ रहा था फिर से, और इसी वजह से जो हिंदूज का, राजपूत का सपोर्ट किसके साथ था, अकबर के साथ था, वो कभी औरंगजेब के साथ नहीं रहा। दिस नेचुरली कॉस्ट हिम सिंपैथी एंड सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम, और इससे जो हिंदूज की सिंपैथी थी, सपोर्ट था, वो सब छिन गया। द रिवोल्ट्स ऑफ जाट, सतनामी, सिख एंड राजपूत। अब आप एंटी हिंदू पॉलिसीज बनाओगे तो सब रिवोल्ट करेंगे। किया, जाट्स ने भी किया, सतनामीज ने किया, सिख ने किया, राजपूत ने किया। 1669 में जो जाट से मथुरा के, उन्होंने रिवोल्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ गोकुल। जो जमींदार था तिलपत का, तिलपत के एक जमींदार गोकुल की लीडरशिप में जाट्स ने रिवोल्ट किया मथुरा में। इन्हें डिफीट कर दिया गया और पूरी तरीके से मतलब खत्म करने की कोशिश की, पर ये खत्म हुए नहीं। औरंगजेब की बेटा पूरी कोशिश थी कि इस रिबेलियन को पूरी तरह क्रश कर दिया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, परमानेंटली क्रश नहीं हुआ। ठीक है, 1669 में जो जाट्स थे मथुरा के, उन्होंने रिवोल्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ गोकुल, जो कि जमींदार थे तिलपत के। ये हार जरूर गए, पर औरंगजेब की लाख कोशिश के बाद भी कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाए वो इस रिवोल्ट को, पूरी तरह क्रश नहीं कर पाए इनकी लीडरशिप को। 1672 में जो सतनामीज थे उन्होंने रिवोल्ट किया। सतनामीज ड्रेस्ड लाइक मेंडिकेंट्स बट दे वर मोस्टली पीजेंट्स एंड आर्टिशंस। जो सतनामीज थे वो पीजेंट्स थे ज़्यादा से ज़्यादा और आर्टिशंस थे। मेंडिकेंट्स मतलब होता है भिक्षुक, भिखारी। तो सतनामीज अपने आप को ड्रेस जरूर भिखारी की तरह कर लेते थे, पर इनमें मोस्टली पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, मतलब गरीबों की तरह ये ड्रेस रहते थे, पर ये आर्टिशंस थे। भिक्षुक मतलब मांगने वाला, ऐसे समझ लो कि जो सतनामीज थे वो मांगने वालों की तरह अपने आप को ड्रेसअप करते थे, पर वो पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे। द एम्परर हैड टू मार्च इन पर्सन टू बीट देम डाउन, और एम्परर ने इन्हें पब्लिकली मारा। अब डिसकंटेंट अमंग द सिक्स। औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी उसकी वजह से बहुत असंतोष था सिखों के बीच में। गुरु तेग बहादुर को पकड़ लिया गया, उन्हें दिल्ली ले जाया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि या तो इस्लाम को अपना लो या तो मर जाओ। जब उन्होंने रिफ्यूज किया कि मैं इस्लाम को नहीं अपनाऊंगा, तो गुरु तेग बहादुर को बी हेड कर दिया गया, मार दिया गया एट अ प्लेस कॉल्ड चांदनी चौक इन दिल्ली। चांदनी चौक जहाँ पर है दिल्ली में, वहाँ पर उन्हें मार दिया गया, उनका गला काट दिया गया। उन देखो, तेग बहादुर को पहले ले गए दिल्ली, दिल्ली में जाकर उनसे बोला या तो इस्लाम कबूल करो या मरो, तो तेग बहादुर बोल दिया भैया मुझे इस्लाम कबूल नहीं करना, वो मर गए। कहाँ पर मारा उन्हें? चांदनी चौक दिल्ली में। जो मुगल्स थे उन्होंने अटैक किया आनंदपुर फोर्ट पर भी 1704 में। गुरु गोविंद सिंह ने हीरोइकली बहुत अच्छी तरह, बिल्कुल हीरो की तरह फाइट की। इनके दो बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उन्हें कैप्चर कर लिया गया और उन्हें जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। कब? जब उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया कि मैं इस्लाम को एम्ब्रेस नहीं करूंगा। सोचो जरा, इस ऐसे व्यक्ति औरंगजेब को आप जिंदा पीर कह रहे हो। मतलब जिंदा पीर, संत का मतलब क्या होता है भैया? ऐसे होते हैं संत? बिल्कुल भी नहीं। तो इन्होंने आनंदपुर के फोर्ट पर अटैक किया। गुरु गोविंद सिंह ने बहुत बढ़िया तरह से लड़ाई की, पर इनके जो दो बेटे थे, एक तो जोरावर, दूसरा फतेह, उन्हें पहले कैप्चर किया गया, फिर जिंदा चुनवा दिया गया। क्यों चुनवा दिया गया? क्योंकि उसने कह दिया, उन दोनों ने कहा कि हम इस्लाम को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, तो उन्हें जिंदा चुनवा दिया गया। और ऐसे व्यक्ति को हमारी हिस्ट्री लिखती है जिंदा पीर, लाइफ सेंट।
नाउ औरंगजेब्स रिलेशंस विथ राजपूत्स, राजपूतों के साथ कैसे रिलेशंस रहे औरंगजेब के, अब हम वो पढ़ेंगे बेटा। क्योंकि औरंगजेब हमेशा एंटी हिंदू पॉलिसी बनाते रहे और राजपूत ऑब्वियस सी बातें हिंदू थे, तो इनके रिलेशन तो अच्छे नहीं रहे होंगे। जो रिलेशंस थे राजपूत के साथ औरंगजेब के, वो कभी भी फ्रेंडली कॉर्डियल नहीं रहे, मित्रतापूर्ण नहीं रहे। जो एम्परर थे उन्होंने अलाउ नहीं किया जसवंत सिंह के बेटे को कि वो मारवाड़ के थ्रोन को इनहेरिट करे। 1678 में औरंगजेब ने मना कर दिया कि जसवंत सिंह का जो बेटा होगा वो थ्रोन को असेंड नहीं करेगा। बेटा जसवंत सिंह का जो बेटा था वो नया राजा बनता, पर औरंगजेब ने बोला ऐसा नहीं होगा। इस वजह से जो राजपूत थे मारवाड़ के और मेवाड़ के, उन्होंने हाथ मिलाया और मुगल्स के अगेंस्ट में लड़ाई की। तो वो राजपूत जो अकबर को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, जहांगीर को जिन राजपूतों ने सपोर्ट किया, अब वो औरंगजेब के अगेंस्ट में आके खड़े हैं। ठीक है, क्यों खड़े हैं भाई? क्योंकि जसवंत सिंह का बेटा अगर मारवाड़ का थ्रोन ले लेता तो उसमें कुछ भी नहीं होता, पर औरंगजेब ने मना कर दिया। औरंगजेब ने मना किया तो मारवाड़ मेवाड़ के राजपूत मिले, हाथ मिलाया और मुगल्स के खिलाफ लड़ाई की। बाद में जो औरंगजेब था उसने ट्राई किया कि वो राजपूत के साथ ये जो झगड़ा चल रहा है इसमें कुछ पैचअप कर ले, पर वो बोलते हैं ना कि एक बार जब कोई रिलेशन बिगड़ने लग जाए तो उसको सुधारना मुश्किल होता है, वैसे ही हुआ भी। पर टाइमिंग पीस एस्टेब्लिश हो गया था। अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ द मराठास। तो जो मराठास थे वो सफिशिएंटली पावरफुल हो गए थे अर्ली 1630s में। मतलब अगर हम मराठास की बात करें, मराठा लोगों की बात करें, तो 1630s तक इनके पास थोड़ी पावर थी। शिवाजी का जन्म होता है 1627 में और इनकी डेथ होती है 1680 में। कुछ बुक्स बोलती हैं शिवाजी का जन्म हुआ है 1630 में, ठीक है। और शिवाजी के जन्म के बाद से ही अगर हम बात करें तो बहुत कुछ ऐसा हुआ। फिर शिवाजी जब यंग हुए तो शिवाजी ने जिस तरीके से मराठा एम्पायर के बारे में सोचा, तो मराठाओं को शिवाजी के रूप में एक बहुत अच्छे कैप्टन मिले। शिवाजी ने बहुत सारे फोर्ट्स को कैप्चर किया, तोरना, चक्कान, पुरंदर, इन सब के फोर्ट को कंट्रोल किया शिवाजी ने। 1674 में शिवाजी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग बना लिया था। बेटा देखो शिवाजी जो थे उन्होंने पहले तोरना, चक्कान, पुरंदर, इनको फोर्ट्स को कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद 1674 में अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। इन्हें लोग छत्रपति के नाम से भी जानते हैं, देव राजा के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कसम खाई थी कि ये ब्राह्मण्स को बचाएंगे, रक्षा करेंगे, ब्राह्मण्स की रक्षा करेंगे, गायों की रक्षा करेंगे और धर्म के हिसाब से चलेंगे। ही वॉज टू प्रोटेक्ट ब्राह्मण्स, काउस एंड अपहोल्ड धर्म। जब तक इनकी डेथ होती है 1680 में, ये एक बहुत बड़ा मराठा एम्पायर बना लेते हैं। सब्सटेंशियली जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला जो पार्ट है, इसके एक बहुत बड़े पार्ट पे शिवाजी का कंट्रोल होता है। जब तक इनकी डेथ होती है 1680 में, इस टाइम तक एक बहुत बड़ा किंगडम बना चुके होते हैं जिसमें सब्सटेंशियल टेरिटरी होती है पेनिनसुलर इंडिया की। पेनिनसुलर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। ही वॉज नॉट ओनली अ सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर, ऐसा नहीं था बेटा कि ये सिर्फ सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर थे, एरिया को कनकर कर सकते थे, जीत सकते थे, बल्कि के ये एक कुशल प्रशासक भी थे। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक, ठीक है, तो एक कुशल प्रशासक भी थे। अब हम देखेंगे औरंगजेब के डेक्कन प्लान को। औरंगजेब ने बीजापुर को एनेक्स किया 1686 में। एंड देन कम द फॉल ऑफ गोलकोंडा, और यहीं पे होता है फॉल गोलकोंडा का। 1700 से 1705 तक जो औरंगजेब होते हैं वो बहुत बीमार हो जाते हैं। मैनेज टू ड्रैग हिमसेल्फ फ्रॉम द सीज ऑफ वन फोर्ट टू अनदर। बीमार होने के बावजूद भी बेटा वो इधर से उधर एक फोर्ट को सीज करते हैं, फिर दूसरे फोर्ट को सीज करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व रहते हैं। बीमार रहते हैं फिर भी ये काम करते रहते हैं। पहले एक फोर्ट जीता, फिर दूसरा जीता, एक के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। नियरली 25 ईयर्स ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन, 25 साल तक वो डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेते हैं सदर्न इंडिया में, पर बहुत कुछ उनके पास नहीं आता है और औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1717 में। बट बहुत कम सक्सेस इन्हें मिलती है, विथ लिटिल सक्सेस।
जबकि कि इनकी वेल्थ का बहुत लॉस होता है, इनकी सेल्फ एस्टीम का, इनकी प्रेस्टीज को बहुत लॉस मिलता है। मतलब डेक्कन में जीत तो बहुत कुछ पाते नहीं हैं, पर अपनी वेल्थ को गंवाते हैं, प्रेस्टीज को गंवाते हैं और सेल्फ एस्टीम भी इनकी खत्म हो जाती है। तो औरंगज़ेब ने बीजापुर का एनेक्स किया 1686 में, बाद में गोलकोंडा चला गया 1700 से 1705 तक। औरंगज़ेब मैनेज करते रहे, एक फोर्ट से दूसरा फोर्ट, दूसरा फोर्ट से तीसरा फोर्ट सीज़ करने में। एक को सीज़ करते ही दूसरा हाथ से निकल जाता है, ऐसी कंडीशन बनी रही। 25 साल तक डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन इन्होंने सदर्न इंडिया में लिए और इनकी डेथ हो जाती है 1707 में, पर बहुत कुछ इन्हें हाथ नहीं लगता। बहुत ही कुछ थोड़ा बहुत हाथ लगता है, पर उस हाथ लगने के पीछे इनका बहुत बड़े अमाउंट में पैसा बर्बाद होता है, प्रेस्टीज चली जाती है, सेल्फ एस्टीम चली जाती है। अब हम पढ़ेंगे बेटा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है मुगल्स का, वो पर्शियन मतलब ईरानियन पैटर्न पे ही डिज़ाइन होता है। देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है किसका, मुगल्स का, वो पार्शियली कैसे डिज़ाइन हुआ है, पर्शियन पैटर्न पे, ईरानियन पैटर्न पे, और कुछ इजिप्शियन मोनार्क्स के ऊपर, और थोड़ा बहुत इसमें इंडियन ट्रेडिशन भी मिलता है। तो इट्स अ मिक्सचर। अगर मैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो ये प्योरली किसी एक कंट्री से उठाया हुआ सिस्टम नहीं होता है। इसमें आपको कुछ पर्शियन एलिमेंट मिलेंगे, कुछ इजिप्शियन मोनार्क के एलिमेंट मिलेंगे, कुछ इंडियन ट्रेडिशन मिलेंगे। ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बेसिकली बनाने का काम किसने किया, अकबर ने किया। बेटा हम लोगों ने देखा था कि हुमायूं तो बामुश्किल 4 साल में अपने आप को पूरा तरीके से कंसोलिडेट भी नहीं कर पाए थे, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म भी वो डेवलप नहीं कर पाए थे। तो ये करने का काम किसने किया बेटा, अकबर ने किया। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो अकबर ने डेवलप की, और अकबर की डेवलप की हुई मशीनरी को ही बाद में जहांगीर और फिर शाहजहां ने यूज़ किया। बाद में लेटर मुगल्स तक वो कंटिन्यू रहा, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो एक बात तो आपको याद रखनी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था मुगल्स का, किसी एक कंट्रीज एज इट इज़ नहीं उठाया था। उसमें कुछ पर्शियन एलिमेंट थे, मतलब ईरानियन, कुछ इजिप्शियन मोनार्की से लिए हुए एलिमेंट हैं, कुछ इंडियन ट्रेडिशंस से भी लिया हुआ है। और बेसिकली जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको डिज़ाइन करने का श्रेय अकबर को जाता है। अकबर के बाद फिर जो जितने भी मुगल्स रहे, भले वो शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब हो, या लेटर मुगल्स, उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए, पर बेसिकली उसी सिस्टम को फॉलो किया जो अकबर ने बनाया था। अब हम पढ़ेंगे द मोनार्क। अकबर का बिलीव था रॉयल्टी इज अ लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम गॉड, अ रे फ्रॉम द सन। तो जो मुगल स्टेट हुआ करते थे उसमें जो किंग हुआ करता था, जो मोनार्क हुआ करता था, उसको भगवान की तरह देखा जाता था, सूरज की रोशनी की तरह देखा जाता था। तो जो मुगल स्टेट थे उसमें सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेसी हुआ करती थी, मतलब राजा की पावर अनलिमिटेड होगी, किंग सुप्रीम होगा, इस तरीके से बताया जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो जो राजा होगा उसके पास अनलिमिटेड पावर होंगी, वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, कमांडर भी होगा आर्म्ड फोर्सेस का। आज की अगर हम बात करें, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट, बट बिफोर एवरीथिंग वॉज किंग ओनली, मनाक ओनली। तो मुगल्स कैसे दिखाते थे कि भाई ये गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, सूरज की किरणों की तरह है, ये तो गॉड के बिहाफ पे रूल कर रहा है। इसीलिए जो मुगल स्टेट होते थे उनमें सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेसी हुआ करती थी, राजा के पास बहुत पावर हुआ करती थी। राजा ही हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, राजा ही कमांडर होगा आर्म्ड फोर्सेस का, और फाउंटेन होगा जस्टिस का, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वही हो गया, प्रेसिडेंट भी वही हो गया, प्राइम मिनिस्टर भी वही हो गया। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट, और फाउंटेन ऑफ जस्टिस सीजेआई बोल रही हूँ मैं, मतलब जजेस, सुप्रीम कोर्ट। ये चीफ लेजिस्लेटर भी था, नियम कानून भी खुद ही बनाता था, बिकॉज हिज वर्ड वॉज लॉ, इसका बोला हुआ ही कानून बन जाता था। तो पार्लियामेंट भी वही हो गया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, सब एक ही व्यक्ति हो गया। बट अकबर के जैसे जो रूलर थे वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे कि तलवार की धार पे उसकी लोग बात सुने, उसको रेस्पेक्ट करें। वो अपने मिनिस्टर को कंसल्ट करता था, ठीक है, ऑल दो इट वॉज द मैटर ऑफ एम्प्रर्स विश। ये मैं देखो, कंसल्ट करना बात अलग होती है, और कंसल्ट करने के बाद जो
आपको सजेशंस दिए गए होते हैं, वो मानना ना मानना एक अलग बात होती थी। पर अकबर में इतनी कर्टसी तो थी कि वो डिसीज़न लेने के पहले अपने मिनिस्टर को कंसल्ट करता था। फिर बाद में भले ही उनको एक्सेप्ट करे उनके एडवाइजर्स को या ना करे, वो एक अलग बात है। दे ऑल्सो फील बाउंड टू ओबे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। और राजा को ये भी लगता था कि भाई जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उन्हें भी हमें फॉलो करना है, कुछ इंडियन ट्रेडिशंस को हमें फॉलो करना है। तो इन्हें हम बेनेवोलेंट डेस्पॉट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु, और डेस्पॉट्स का मतलब होता है निरंकुश, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो दे वर सो टू से बेनेवोलेंट डेस्पोट्स, परोपकारी भी थे, दयालु भी थे, साथ ही साथ निरंकुश भी थे, क्योंकि इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था, क्योंकि किंग की अथॉरिटी सुप्रीम थी। ये लोगों के लिए सोचते थे, अपने स्टेट की भलाई के बारे में सोचते थे, मतलब जो जनता है उसके बारे में सोच रहे थे, लोगों के बारे में सोचते थे। पर औरंगज़ेब में ये क्वालिटीज़ थोड़ी-सी कम थी। बट औरंगज़ेब लैक्ड द क्वालिटीज़ नीडेड टू बी अ सक्सेसफुल रूलर ऑफ इंडिया। इंडिया में अगर रूल करना है तो जो क्वालिटीज़ चाहिए थी उसमें कहीं न कहीं हमारे औरंगज़ेब थोड़े से कम पड़ते थे। उनके पास वो क्वालिटीज़ नहीं थी। नाउ डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, पहले हम देखेंगे पोजीशंस हेल्ड बाय द चीफ ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। पहले हम चीफ ऑफिसर्स को पढ़ेंगे। जो हाईएस्ट पोजीशन होती थी, द हाईएस्ट पोजीशन बिलो द एम्परर, एम्परर के नीचे जो पोजीशन होती थी वो होती थी वजीर की। ठीक है, बट द एक्सचेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट वाज इन द हैंड्स ऑफ दीवान। देखो अगर बोले राजा के बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा तो वो आता था वजीर। पर एक्सचेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके पास होता था? दीवान के पास होता था। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, जैसे द मिलिट्री पे और अकाउंट ऑफिस, ये मीर बख्श के पास होता था, मीर बख्शी। ठीक है, तो हमने वजीर देख लिया। एम्परर के नीचे वजीर है, वजीर के बाद दीवान आएगा जिसके पास पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है। उसके बाद मिलिट्री पे और अकाउंट ऑफिस देखने का काम था मीर बख्शी के पास। इंपीरियल हाउस होल्ड देखते थे खाने समा खान सामा। इंपीरियल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट, जो राजा के घर हैं, रानियां हैं, बच्चे हैं, उन मतलब महल में जो लगने वाला जो पर्सनल एक्सपेंसेस होगा सब कुछ इंपीरियल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट को खानसामा देखते थे, खाने सामा। जुडिशरी थी वो चीफ काजी के पास थी। इसके अलावा भी कुछ लोअर स्टेटस के ऑफिसर्स हुआ करते थे, जैसे दरोगाए तोपखाना, मतलब आर्टिलरी का जो हेड होगा। दरोगा ऑफ मिंट, मतलब जहाँ पर कॉइन्स वगैरह बन रहे होंगे। मीर अर्ज ऑफिसर इंचार्ज होता था पेटिशन सीकिंग फेवर ऑफ मनाक। अगर राजा के पास आपको कोई पेटिशन लगानी है, कोई याचिका लगानी है, दरखास्त करनी है, तो वो मीर अर्ज का काम होगा उसको देखना। दरोगा ऑफ मिंट मतलब जहाँ कॉइन वगैरह बन रहे होंगे। हेड ऑफ आर्टिलरी मतलब दरोगाए तोपखाना। चीफ काजी जुडिशरी। खाने सामा इंपीरियल हाउस होल्ड। मिलिट्री पे अकाउंट ऑफिस देखने का काम मीर बख्शी। दीवान के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा और वजीर होगा। आज भी आप असुबुद्दीन ओवैसी को सुने तो वो है ना, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते हैं, वजीर आजम ही कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम को, मिलिट्री कमांडर्स एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स। हमने पहले ही देख लिया कि अकबर ने इंपीरियल सर्विस को क्रिएट किया था, जिसमें मेरिट्स होती थी, ग्रेड होती थी, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मिलिट्री रैंक। जो लोएस्ट रैंक होती थी वो 10 होती थी, और जो हाईएस्ट होती थी वो 5000 होती थी, है ना, जिसे नॉवेल्स के लिए रिजर्व किया जाता था। और प्रिंसेस के लिए हाईएस्ट रैंक जो होती थी वो 7000 होती थी, मतलब राजकुमारों के लिए। तो जो मुगल मनसबदार होते थे वो मिलिट्री कमांडर भी होते थे, और बढ़िया मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका एक काम था। दोनों वाइसे वर्सा कर सकते थे, आप ही कोई मिलिट्री को भी संभालना है, आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ही देखना है। और जो रॉयल फैमिली होती थी उसके पास जो रैंक होती थी वो 7000 से लेकर के 10,000 तक होती थी। ठीक हुई बात? तो 10 लोएस्ट रैंक है, 5000 हाईएस्ट रैंक है, और जो 5000 का जो रैंक होता था वो नॉवेल्स के लिए रिजर्व्ड होता था। जबकि कि अगर हम प्रिंस की बात करें, रॉयल फैमिली की बात करें, तो रॉयल फैमिली के पास जो रैंक होती थी वो 7000 से लेकर के 10,000 तक होती थी। पर जब लेटर मुगल्स का टाइम आया, औरंगजेब के टाइम पे भी खैर ये सिस्टम बिगड़ने लग गया था, पर लेटर मुगल्स के टाइम पे तो पूरी तरह चौपट हो गया। इस सिस्टम की एफिशिएंसी खत्म हो गई, करप्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। जो गैप था रैंक का, जो ऑफिसर है जिस रैंक पे वो है और जितने ट्रूप्स वो मेंटेन कर रहा है, वो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। जैसे आपको 5000 घोड़े मेंटेन करने पर आप 2500 ही मेंटेन कर रहे हो,
है ना। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी इस सिस्टम में। शाहजहाँ का बहुत ध्यान था कि वो बहुत ही कॉम्पिटेंट पर्सन को मनसबदार बनाता था, पर इसके बाद धीरे 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 ये सिस्टम इतना करप्ट हुआ कि ये सिस्टम भी एक ड्रॉबैक की तरह काम करेगा, जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब हम देखेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम को। तो जो लैंड रेवेन्यू है वो इनकम का मेजर सोर्स होता था बेटा। पहले कौन सी टाटा बिरला होती थी, है ना, कौन सा बहुत बड़े लेवल पे कोई इंडस्ट्री, कोई एमएनसी होती थी, तो मेजर रेवेन्यू जो जनरेट होता वो एग्रीकल्चर से होता था। अच्छा, इसके अलावा भी सरकार के पास दूसरे सोर्सेस थे, ट्रेड वगैरह से भी उनको रेवेन्यू जनरेट होता था, पर मेजर सोर्स क्या ही था, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू। जो लैंड रेवेन्यू है वो मेन सोर्स होता था रेवेन्यू का सरकार के लिए। इसके अलावा भी दूसरे सोर्सेस थे, पर वो इतने अमाउंट नहीं पे ला पाते थे जितना कौन ला पाता था, लैंड रेवेन्यू। हमने देखा कि जो अकबर था उसने ज़मीनों का प्रॉपर सर्वे करवाया। जब टोडरमल दीवान बने, जब अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल बन गए दीवान, तब उन्होंने पूरा पहले ज़मीनों को उसका सर्वे करवाया। फिर उन्होंने रेवेन्यू असेस किया प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कि भाई ज़मीन कैसी है, ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने बता दिया कि भाई इस ज़मीन से इतना टैक्स ले सकते हैं, इस ज़मीन से इतना टैक्स ले सकते हैं। द स्टेट डिमांड वॉज फिक्स्ड 1/3 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस। और सरकार को कितना चाहिए था, आपका जो भी प्रोड्यूस होगा उसका 1/3, मतलब 1/3 आपको किसको देना है, सरकार को। जैसे मेरे खेत में 90 क्विंटल्स राइस हुआ तो मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 30 क्विंटल, मतलब राजा को। जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रह पाया, क्योंकि जब पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी प्रॉपर काम नहीं करेगी तो अकेले सिस्टम कैसे काम करेगा। तो जब तक औरंगज़ेब का रीन आता तब तक लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं रह गया जितना वो अकबर के टाइम पे काम कर रहा था। अब हम आर्मी और नेवी पढ़ेंगे बेटा। तो देखो, जो आर्म्ड फोर्सेस थी उसके अंदर इन्फेंट्री होती थी, पैदल चल के लड़ने वाले जो सिपाही होते हैं, आप लोगों ने बाहुबली में भी देखा होगा, पैदल दौड़ दौड़ के जाके जो हमला करते हैं। केवलरी मतलब घुड़सवार, आर्टिलरी मतलब तोपें, नेवी मतलब थल जल सेना, जल जल जल, नेवी बोले तो जल सेना, पानी में लड़ने वाले। वॉर एलिफेंट्स मतलब एलिफेंट भी वॉरफेयर मशीनरी की तरह यूज़ किया जाता था, जैसे घुड़सवार होते थे वैसे ही हाथी का भी यूज़ होता था वॉर में। तो आर्म्ड फोर्सेस में कौन होगा, इन्फेंट्री, जो पैदल चल के जाते हैं ना जो सिपाही, वो। कैवलरी घुड़सवार, आर्टिलरी तोप, नेवी जल सेना, वॉर एलिफेंट हाथी के सहारे युद्ध करना। जो आर्टिलरी थी उसके दो सेक्शन होते थे, एक तो हैवी गन्स और दूसरा लाइट आर्टिलरी। जो हैवी गन्स थी उन्हें फोर्ट को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता था। बड़े बड़े किले बनाए जाते थे बेटा, और किले इतने मजबूत बनाए जाते थे कि 2-2 3-3 दिन आर्टिलरी चलती रहती थी और फोर्ट टूटते नहीं थे। नेवी को रखा जाता था पायरेसी को सप्रेस करने के लिए। इवन वॉर में भी काम आती थी नेवी, पर उस टाइम में जो वो तुम लोगों ने मूवी देखी होगी ना, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वगैरह, तो वो जो पायरेसी होती थी उसको रोकने के लिए नेवी को रखा जाता था। पायरेसी उस टाइम में भी होती थी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया फ्लाइट गन का, जो इन्फेंट्री थी वो और ज़्यादा पावरफुल होती गई, है ना। 17वीं सेंचुरी आते आते तक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो मुगल आर्मी की एफिशिएंसी को हार्म किया, वो था, वो ये थी कि बेटा मुगल आर्मी एक पूरी की पूरी सिटी की तरह मूव करती थी विद अ पोर्शन ऑफ हरेम। हरम बोलते हैं वैसे तो इसको, हरम। हरम मतलब जहाँ पर वाइफ्स लोग रहती थी, औरतें रहती थी, नॉबल्स की, चीफ ऑफिसर्स की, जो मेजर ऑफिसर्स थे उनकी वाइफ्स जो थी वो जिस जगह पे रहती थी उसे हम हरम कहते थे, है ना। तो यहाँ पर हरेम लिखा है तो शायद हो सकता है उसे हरेम भी कहते हो, पर मैंने तो जब जोधा अकबर मूवी देखी थी उस टाइम में था, एक जोधा अकबर पूरा सीरियल भी बना था, उसमें भी उसको हरम कहते थे, ठीक है। उनके अटेंडेंट्स भी चलते थे, देखो वाइफ्स भी चल रही हैं, उनके अटेंडेंट्स भी चल रहे हैं, म्यूजिशियंस भी हैं। जब सोल्जर्स वॉर के टाइम पे भी वन प्लेस टू अनदर मूव करें तब भी उनके साथ मूव करते थे। और बेटा युद्ध के टाइम पे जहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस लड़ने पे होना चाहिए, वहाँ आपका फोकस लग्जरी पे था। और जब आपकी वाइफ साथ में है, म्यूजिशियन भी साथ में है, डांसर्स हैं,
आपका अटेंडेंट आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा है, तो थोड़ा ना थोड़ा इनडिसिप्लिन क्रिएट हो ही जाता है, और ये आर्मी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं हुई। किसकी? मुगल आर्मी के लिए। चलो अब हम पढ़ेंगे लॉ एंड जस्टिस। तो एक चीफ काजी हुआ करता था, लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिशियल हुआ करता था, और फिर ये बहुत सारे काजीज को अपॉइंट कर लेता था प्रोविंसेस के लिए। जैसे आज हमारे यहाँ हर प्रोविंस में तो नहीं है खैर, टोटल सिर्फ 25 ही हाई कोर्ट है, और जबकि हमारे यहाँ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो वैसे उस टाइम में जितनी भी प्रोविंस हुआ करती थी उनके लिए काजीज को अपॉइंट करता था कौन? चीफ काजी। ठीक है। जस्टिस वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय काजी। काजी का ही काम था जस्टिस को एडमिनिस्टर करना। मुफ्तीज, मीर अदल्स, काजी, इनका काम था जस्टिस को एडमिनिस्टर कर। ठीक है बात। जैसे आज हम बोलते हैं कि भाई लॉयर हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा पूरा सिस्टम था। तो चीफ काजी को आप रख लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पे, और काजीज को रख लो जजेस की जगह पे। कुछ कई जगह इन्हें मुफ्तीज की जगह मीर अतलस कहा जाता था। जो मुफ्तीज होते थे वो किसकी तरह होते थे? एडवोकेट्स की तरह। मतलब मैंने वही बोला, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा जज हो गया, तो तीसरा एडवोकेट हो गया। दे इंटरप्रिटेड द मुस्लिम लॉ, और ये मुस्लिम लॉज को इंटरप्रेट करते थे मुफ्तीज। और जो मीर अतलस होते थे वो जजमेंट को अनाउंस करते थे। फाइन्स इम्पोज किया जा सकता था, कई बार बहुत सीवियर पनिशमेंट भी दी जाती थी, है ना। और कई बार तो इतनी भयंकर सजाएं भी दे दी जाती थी, जैसे एम्पुटेशन ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। हाथ काट दो, पैर काट दो, मतलब आप जिंदा हो, आपका हाथ काट के फेंक दिया गया, पैर काट के फेंक दिया गया, विदाउट एनी रेफरेंस टू द एम्परर। राजा तक वो केस पहुंचा ही नहीं है, उसके पहले ही हाथ पैर काट दिए जाते थे। बट कैपिटल पनिशमेंट, मतलब जो डेथ पेनल्टी होती थी, उसके लिए एम्परर का सैंक्शन जरूरी होता था। अरे भाई हाथ पैर काट रहे हो, इसके लिए भी जरा राजा की परमिशन ले लो। पर ऐसा नहीं होता था, हाथ पैर खुद काट सकते थे, सिर्फ किसी को मारना, मौत की सजा के लिए एम्परर की जरूरत होती। अबव ऑल दिस, इन सब के अलावा जो कोर्ट था, above all these courts was the court of emperor himself। हम कह सकते हैं कि उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, चीफ काजी, उससे भी ऊपर कुछ हुआ करता था, जो आज इंडिया में नहीं है। आज इंडिया में सबसे ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है। पर पहले पहले मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम कोर्ट ऑफ एम्परर चीफ जस्टिस से भी ऊपर हुआ करता था, चीफ काजी से ऊपर हुआ करता था। द प्रोविंसेस एंड स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो एम्पायर था उसको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया। मान लो आज के स्टेट्स, जिन्हें वो क्या कहते थे? सूबा। 1580 में जो अकबर था उसने पूरे एम्पायर को 12 प्रोविंस में डिवाइड किया था। आज हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, पर उस टाइम में पूरा के पूरा 1580 में अकबर का जो एम्पायर था वो 12 प्रोविंसेस में डिवाइड था। जब शाहजहां का रीन रहा तो जो प्रोविंसेस थे वो बढ़ के 20 हो गए, 20 हो गए। और जो इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस थे उन्हें प्रिंस के अंडर में ही रखा जाता था। मतलब देखो, बाकी एरियाज को आप किसी को भी सौंप सकते हो, पर जो मेजर मेजर एरियाज है वहाँ पर प्रिंस जाते थे। अब देखो, जितनी इंपॉर्टेंट जगह होगी वहाँ पर हमारे ब्लड रिलेशन में किसी को रखेंगे ना, प्रिंस को ही भेजा जाता था वहाँ पर। जो प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे, जिन्हें हम सूबेदार कहते हैं या सिपा सलार कहते हैं, ये कमांडर इन चीफ भी कह सकते हैं। तो जो प्रोविंस होती थी उनमें गवर्नर होता था, जैसे कहीं पर सूबेदार कह रहे हैं, कुछ लोग सिपा सलार कह रहे हैं, और कुछ लोग कमांडर इन चीफ कहते थे। ये सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे। अच्छा, ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमन बात थी कि थ्रू आउट मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक ही व्यक्ति देख रहा है। जो सूबा होता था उसे फिर से डिवाइड कर दिया जाता था सरकार से या परगना में। पहले पूरे एरिया को सूबे में डिवाइड किया, फिर सूबे को सरकार और परगना में डिवाइड किया। जैसे आज हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट और तहसील। पहले पूरे एरिया को स्टेट्स में डिवाइड करो, मतलब जिन्हें हम प्रोविंस कह रहे हैं, फिर प्रोविंस को सरकार में डिवाइड कर दो, जिन्हें हम आज डिस्ट्रिक्ट या तहसील कह रहे हैं। ठीक है बात। अब हम पढ़ेंगे मुगल आर्किटेक्चर।